हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? सभी लोगों ने करंट अफेयर्स की क्लास कवर कर ली जो मैंने प्रोवाइड कराई थी 2 दिन। अभी पेंडिंग जो था अपना 28, 29, 30 नवंबर का। अच्छा, 1 मिनट ये कंफर्म करके बताओ कि 27 नवंबर का लेक्चर आ गया था कि नहीं आया था? 27 नवंबर का लेक्चर आया था कि नहीं आया था? एक बार प्लीज कंफर्म करके बताओ मुझे। मुझे पता नहीं क्यों ध्यान में आ रहा है, शायद नहीं आया था 27 नवंबर का लेक्चर। है ना? हाँ, चलो कोई ना, वी विल कवर इट सून। ये पेंडिंग वाले को भी सून कवर कवर कर लेंगे हम। और अभी चलो, ये डाउट सेशन है और मैं एक एक स्लाइड जो है वो आपके सामने बढ़ा रहा हूँ। इससे एक बार आपका रिवीजन भी जो है वो हो जाएगा और अगर कोई डाउट आता है किसी टॉपिक में तो आप जो है वो फटाफट पूछ लेना। आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख भी लिया होगा डाउट, राइट? तो ये पूरे टॉपिक्स आपने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। हर एक टॉपिक जो है वो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, यानी कि वीडियो के माध्यम से। तो सर, छोटू राम का जो फैक्चुअल टॉपिक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, डायरेक्टली क्वेश्चन छोटू राम से रिलेटेड आएंगे, राइट? तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। स्पेशली नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी, ये चीज जो है वो पूछी जा सकती है। और ये जो कानून है, देखो ये दोनों कानून जो है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और अभी एग्रीकल्चर का मामला हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिला पिछले 1.5 एक साल में। तो इनसे रिलेटेड चीज जो है वो आ सकती है, ठीक है? तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना कि छोटू राम, सर छोटू राम, ये इन पर्टिकुलर दो कृषि कानून से एसोसिएटेड है, ठीक है? और रमप्पा मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड। गाइस, क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड। तो रमप्पा मंदिर आपको ध्यान में रखना है, राइट? तेलंगाना की पहली एक तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और काकातीय डायनेस्टी के बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री में काकातीय डायनेस्टी के बारे में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें स्कल्पचर्स वगैरह, जो जो नक्काशी मूर्तिकार वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, जो नक्काशी वगैरह करते हैं, तो अक्सर पूछा जा सकता है कि रमप्पा मंदिर का नाम जो है वो किसके नाम पर रखा गया? एक मूर्तिकार के नाम पर रखा गया है ना? तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी, सॉरी, वास्तुकार के नाम पर रखा गया है, मतलब आर्किटेक्ट के नाम पर। एंड इसके कंस्ट्रक्शन का ईयर 1213, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। किसने कंस्ट्रक्ट किया? तो काकतीय एम्पायर के द्वारा जो है वो कंस्ट्रक्ट कराया गया। उसमें एक हम लोग को राचेरला रुद्रया देखने को मिलता है। सेनापति हैं ये, राइट? सेनापति हैं राजा गणपति देव के, तो उनके द्वारा ये कंस्ट्रक्शन करवाया गया। यहाँ पर भगवान जो है वो कौन है? तो रामलिंगेश्वर स्वामी भगवान है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट? काकतीय डायनेस्टी 12 और 13वीं सेंचुरी पे हमें देखने को मिलती थी। अच्छा, काकतीय डायनेस्टी जब बनी थी तो उससे पहले इसके जो शासक थे वो किसके अंडर थे? तो आपको ध्यान में रखना है कि पश्चिमी चालुक्य, मतलब कल्याण के पश्चिमी चालुक्यास, तो चालुक्यास, वेस्टर्न चालुक्यास जो कल्याण के हमें देखने को मिलते हैं, उनके ये सामंत थे, फ्यूडेटरीज थे। फिर बाद में जाकर इन्होंने अपना एक अलग शासन जो है वो शुरू किया। ये पहले पहले जो हुआ करते थे, ये मतलब इसके हुआ करते थे, कल्याण के चालुक्यास के अंडर आया करते थे। फिर उसके बाद इन्होंने अपना खुद का एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश कर लिया, काकतीय, ठीक है? तो इस प्रकार की चीज थोड़ी पता होनी चाहिए। जैसे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रुद्र प्रताप प्रथम जो है वो किस डायनेस्टी से एसोसिएटेड है? तो काकतीय आपको ध्यान में रखना है ना? तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो इन सब तरीके से क्वेश्चन को ध्यान में रखना आपको। ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। एंड इनकी राजधानी पहले जो है वो इनिशियली जो है वो कहां पर थी? हनमकोंडा। फिर बाद में जो है वो राजधानी कहां पर चली गई? वरंगल या ओरुगलू इसे कहते हैं, ठीक है? तो ये ऐसी चीजें भी पता होनी चाहिए आपको। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि तेलंगाना का एम्बलम जो है वो क्या है? तो आपको ये तोरणम थोड़ा सा पता होना चाहिए, काकतीय तोरणम। तो ये एम्बलम हम लोग को देखने को मिलता है। तेलंगाना, तेलंगाना, प्रेजेंट डेट तेलंगाना, ठीक है? और पाखल झील कहां पर है? तो ये वाली चीज भी पूछी जा सकती है, तो ये वाली चीज ध्यान में रखना, वारंगल में है ये पाखल झील, जिसको किसने बनवाया? गणपति देव ने बनवाया। हजार पिलर का मंदिर कहां पर? ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। कोहिनूर डायमंड जो है उसकी माइनिंग कहां पर हुई थी? तो काकतीय डायनेस्टी के द्वारा ही यहीं पर, इसी क्षेत्र वारंगल के क्षेत्र में इसकी माइनिंग जो है वो की गई थी, निकाला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें अक्सर आती हैं तो हल्के फुल्के, क्योंकि बार बार रिवाइज करोगे तो हल्के फुल्के फैक्ट आपको ध्यान में रहेंगे। फिर गियासुद्दीन तुगलक ने जो है वो इस पर वारंगल के ऊपर अपना कंट्रोल किया, कब्जा किया।
और काकतीय डायनेस्टी का एंड हो गया 1323 में, राइट। तो 12वीं और 13वीं सेंचुरी की ये डायनेस्टी थी। अच्छा, इंग्लिश चैनल बताओ जरा, इंग्लिश चैनल किसको कनेक्ट करता है आपस में? किसको कनेक्ट करता है इंग्लिश चैनल आपस में? जल्दी बताइए आंसर। फ्रांस और सेपरेट करता है, कनेक्ट नहीं, सेपरेट करता है, सेपरेट करता है फ्रांस और ब्रिटेन को। और कनेक्ट किसको करता है? देयर इज वास्ट डिफरेंस बिटवीन सेपरेशन एंड कनेक्शन। तो मैंने कनेक्ट पूछा तो नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशियन। देखा, इस प्रकार की चीजें ध्यान में रखो। देयर इज वास्ट डिफरेंस बिटवीन सेपरेशन एंड कनेक्शन, इसलिए मैंने जानबूझ के पूछा। तो ये सेपरेट करता है ब्रिटेन और फ्रांस को, और ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशियन के साथ। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना। कनेक्ट पूछा गया है तो नॉर्थ सी और अटलांटिक, सेपरेट पूछा गया है तो फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, इस पर ध्यान देना थोड़ा। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के बारे में एक आइडिया है आपको, नाम से ही उसका समझ में आ रहा है, तो हमने देखा था। इसमें ये ध्यान में रखो, कैबिनेट सेक्रेटरी इसके चेयरमैन होते हैं। ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेशली पनिशमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर फोर्सफुली अगर कन्वर्जन करा रहा है किसी का, तो उसको कितने साल की पनिशमेंट दी जाएगी, बताइए जरा। कितने साल के लिए उसको पनिश किया जाएगा? एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कितने साल की जेल है? 5 साल या 10 साल? नॉन बेलेबल ऑफेंस है एक तो, और इसमें पूरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नोटिस पीरियड देना है। 5 साल की है, ठीक है। 5 साल की जेल टर्म जो है वो 1 साल से ज्यादा होगी, और 5 साल तक, 1 से 5 साल आप लिखेंगे, 1 से 5 साल तक की जेल है, और 15,000 रुपए जुर्माना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। अच्छा, और जेल जो है, अगर माइनर वुमेन है या फिर महिला जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है, तो जेल 10 साल तक जो है वो खींची जा सकती है। मिनिमम 3 साल से 10 साल। तो 1 साल से 5 साल नॉर्मल लोगों के लिए, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की माइनर वुमेन और महिला की अगर हम लोग बात करें, तो उस मामले में 10 साल तक, मिनिमम 3 साल की तो सजा सुनाई जाएगी और 10 साल तक खींची जाएगी, और 25,000 रुपए जुर्माना। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी पनिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। और कानून कंट्रोवर्शियल जो है वो क्यों जो है वो बन गया, तो वही है कि जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक व्यक्ति अपने अपनी खुद, बहुत इसको एनालिसिस करी थी हमने, कि एक व्यक्ति अपनी खुद की दिल की इच्छा से अगर किसी जीवन साथी के साथ नहीं रह पा रहा है, ये धर्म वगैरह का इशू सामने आ रहा है, तो ये तो फिर गलत है। उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन क्लियरली है ये, राइट। कि उसको फ्रीडम ही नहीं मिल पा रही है अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने की, राइट। रिलीजन जो है वो आड़े में आ रहा है, तो ये इसके इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है। और लव जिहाद के कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत चला था 2 साल पहले, ये टॉपिक बहुत ज्यादा चला था। आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, ये क्या होता है, इससे रिलेटेड आपको पर्टिकुलरली जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? ये वाला केस वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने लायक। सरला मुग्दल केस, लिली थॉमस और सरला मुग्दल केस। बट आप कह सकते हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के व्यूज यही थे कि अगर कोई व्यक्ति अगर जब तक धर्म को जो है वो मानता नहीं है, राइट, खुद से, तो उसका वो धर्म को कन्वर्जन किसी काम का ही नहीं है, जब तक उस धर्म में उसकी आस्था नहीं है, तो, है ना। अच्छा, सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां पर है, बताइए जरा। सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां पर है, फटाफट बताइए। तो ये हम लोग को बॉर्डर पे, बट सर दो डिफरेंट व्यू, हाँ दो डिफरेंट व्यूज है ना, यस। व्यूज तो पूरे हैं, तो वो तो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना है। ये तो मैं बस आपकी, ये डाउट सेशन है, ये वो ऑलरेडी पूरी जो है वो चीजें कवर करा दी गई है। इसमें अगर आपको कुछ डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हो, या आपको अगर अपना ओपिनियन रखना है किसी टॉपिक पे तो रख सकते हो, फिर अपन उस पे बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो सेशन है ये आपके स्पेशली डाउट का है पर्टिकुलरली, और एक बार पूरी चीजों को समराइज करने का है, कि एक बार आपने पूरी चीज पढ़ ली, उसको एक बार समराइज कर ले हम लोग, तो उसका है, तो वो और बेटर तरीके से आपको ध्यान में रहेंगे टॉपिक्स। तो सुबनसिरी, नहीं सुबनसिरी नदी में तो है, बट ये कहां पर, ये प्रोजेक्ट स्पेशली जो है वो कहां पर बनाया जा रहा है, बताइए। अरुणाचल प्रदेश और असम की बॉर्डर पर एक ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम क्या होता है, कोई बता सकता है कि ग्रेविटी डैम क्या होता है? ग्रेविटी डैम बताइए जरा। ग्रेविटी डैम आपने पढ़ा होगा, वीडियो भी देख लिया होगा।
सिंपल सी, हाँ, एक वॉल जो है वो क्रिएट मतलब बनी रहती है साइड में, उसको होल्ड करके रखती है। हाँ, बिल्कुल, पानी को बाउंड किया जाता है, मतलब रोक के रखा जाता है पानी को एक दीवार के माध्यम से। तो दैट इज नोन एज ग्रेविटी डैम, राइट। और सुबनसिरी नदी, गोल्ड रिवर हम लोग को देखने को मिलती है। तिब्बत प्लेटू से जो है वो ओरिजिन होती है, तिब्बत पठार से ओरिजिन होता है इसका, राइट, निकलती है। मिरी हिल्स भी आपको ध्यान में रखना है, इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है मिरी हिल्स के जरिए। किसके जरिए? मिरी हिल्स के जरिए, राइट। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र नदी की। और प्रोजेक्ट ये डेवलप किया गया है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। तो ये प्रोजेक्ट आ गया है क्या? नहीं आया है। और जब ये आ जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। इंटरपोल, ये भी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरपोल में ध्यान रखना, इनका नाम प्रवीण सिन्हा, ये स्टेट सिविल सर्विसेज में पूछ सकते हैं। तो इंटरपोल के सीबीआई स्पेशल, जो हमारे जो सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर जो है, वो इंटरपोल के एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा बन गए हैं, राइट। और एशिया को ये रिप्रेजेंट करेंगे। इंटरपोल एग्जीक्यूटिव कमेटी, इस कमेटी का काम क्या होता है? तो जो इंटरपोल की जो जनरल असेंबली जो डिसीजन लेती है, तो उसको क्या करती है? उसको एग्जीक्यूट करने का काम करती है, उसको मॉनिटर करने का काम करती है कि ये इंटरपोल की जनरल असेंबली के डिसीजन प्रॉपर तरीके से लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो उसको चेक करती है। साल में 3 बार इसकी जो है वो मीटिंग होती है ना। इंटरपोल की बात करें तो बिल्कुल आपने सही लिखा है, इसका हेडक्वार्टर हम लोग को लियोन फ्रांस में देखने को मिलता है। 194 मेंबर्स हैं इंटरपोल के, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और इंडिया के लिए सीबीआई आपको पता ही होगा, राइट, नहीं पता तो पता करना है। लक्ष्मीकांत ने ऑलरेडी मेंशन इस चीज के बारे में कि इंडिया की तरफ से सीबीआई जो है वो कनेक्ट करती है इंटरपोल के साथ, या इंटरपोल के कोई भी ऑर्डर्स होते हैं वो सीबीआई, ये इसके, ये वाली चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके गोल जो है, लक्ष्य जो है, उद्देश्य जो है वो क्या है इंटरपोल के। इसमें स्पेशली ये एनवायरमेंट सिक्योरिटी वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना कि एनवायरमेंट सिक्योरिटी को भी सपोर्ट करती है ये इंटरपोल, है ना। इंटरपोल की जनरल असेंबली मेजर डिसीजन जो है वो लेती है, राइट, एक साल में मिलती है अप्रोक्सीमेटली 4 दिन के लिए। और हर एक कंट्री की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के जो चीफ होते हैं वो इसके सदस्य, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं अपनी अपनी कंट्री को, यहाँ पर आते हैं हर एक कंट्री की तरफ से। 194 कंट्री है ये, ठीक है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कितने मेंबर्स हैं टोटल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में? कोई बता सकता है कितने मेंबर्स हैं? बताइए जरा। इसकी 20वीं बैठक हम लोग को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की देखने को मिली है। अच्छा, इसके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से पहले कौन सी बॉडी हुआ करती थी? क्या नाम हुआ करता था उस बॉडी का? बताइए। संघाई फाइव, संघाई फाइव हुआ करती थी, 1996 में बनाई गई थी। और फिर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बना दिया गया, है ना। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थोड़े से ध्यान रखना, स्पेशली इसकी कंट्री के नाम थोड़े बहुत पता होने चाहिए आपको। और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर साइन हुआ 2002 में, और इसने काम करना शुरू कर दिया 2003 से। रशियन और चाइनीज इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके फाउंडिंग मेंबर यानी संघाई फाइव के जो सदस्य हैं वो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में ज्वाइन किया, और अभी ईरान भी इसको ज्वाइन करने के लिए अपनी अर्जी लगा के बैठी हुई है। अभी ऑफिशियली वो चीज कंप्लीटली डिक्लेयर नहीं हुई है, फिर कुछ समय बाद इसके 9 सदस्य हो जाएंगे, राइट। ये संघाई फाइव के मेंबर हैं ये 5, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। फिर बाद में जाके इसको किसने ज्वाइन किया था? उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया था, आई थिंक, है ना। इसके बाद उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया था, तब जाकर मुझे लग रहा है कि ये, हाँ, तो उज्बेकिस्तान ने 2001 में ज्वाइन किया, फिर तब जाकर ये शंघाई फाइव जो है वो बन, सॉरी, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन गई। फिर इंडिया पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन कर लिया। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और ये 8 मेंबर्स किसके नाम आपको क्लियरली पता होने चाहिए। इसके ऑब्जेक्टिव भी बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि रीजन में शांति जो है वो बरकरार रखनी है, राइट, और ट्रेड जो है वो आपस में करना है। यही इसके काम होते हैं कि ये बैठक करती है और रीजन पर स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम करती है, फोकस करती है कि मतलब शांति बरकरार है। जैसे भी अफगानिस्तान में इशू नहीं चल रहा है तालिबान का, तो ये बैठक बैठक करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर शांति बरकरार है, एक दूसरे की कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली इनहेंस हो, ट्रेड बढ़े इनका आपस में। तो ये सब काम इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इंडिया इससे जुड़कर अपने कौन से इंटरेस्ट को फुलफिल करेगी? बताइए जरा। सेंट्रल एशिया पॉलिसी के इंटरेस्ट को फुलफिल करेगी, सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करेगी, हमारे जो इंटरेस्ट है ट्रेड को लेकर, राइट, रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने को लेकर, तो वो यहाँ पर ठीक होंगे। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। ओपीईसी का फुल फॉर्म बताइए।
ओपीईसी का फुल फॉर्म बताइए, और ओपीईसी प्लस कंट्रीज कौन सी होती हैं ये बताइए। और अभी यूनाइटेड स्टेट्स का, इसको तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं हालांकि, कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है रिक्वेस्ट करी थी, हमसे भी रिक्वेस्ट करी इंडिया से भी, कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है, राइट, तो उससे इंडिया जो है वो तेल को निकाले, यूज करना शुरू करे, अभी कुछ समय के लिए इंपोर्ट को जो है वो बंद करे, जिससे कि प्राइसेस स्टेबल हो सके, राइट, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम के। याद आ रही है वाली बात, तो हमने डिस्कस किया था। और अभी ये वाला पॉइंट ध्यान में रख सकते हो कि गैसोलीन प्राइस जो है वो, मतलब सन 2000 से लेकर अभी तक सबसे बड़ा इंक्रीज जो है, ये सबसे फास्टेस्ट इंक्रीज गैसोलीन के प्राइस में देखने को मिला है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, ओपीईसी इसका फुल फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि जो भी कंट्री। अच्छा मुझे ये बताइए कि इसकी मेंबरशिप कौन ले सकता है, ओपीईसी की मेंबरशिप कौन ले सकता है, कौन कौन सी कंट्री ओपीईसी का की मेंबर बन सकती है? क्या कोई भी कंट्री ओपीईसी की मेंबर बन सकती है? कोई भी कंट्री नहीं बन सकती है। ओपीईसी की मेंबर सिर्फ वही कंट्री बनेगी जो कंट्री पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करेंगी, प्लस वो कंट्री जो ओपीईसी के जो आइडियल्स हैं उनको फॉलो करेगी, राइट, यानी कि इनके जो उद्देश्य हैं, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करेगी, तो वो कंट्री का सदस्य बन सकती है। क्या मैं सही हूं? ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। ओपीईसी प्लस कंट्रीज के अंदर ये सब कंट्रीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इनके नाम। ओपीईसी का गठन इराक बगदाद में जो है वो हुआ था 1960 में। 5 कंट्रीज ने साइन किया था एग्रीमेंट, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके ऑब्जेक्टिव भी हमने देखे कि प्राइसेस, फ्यूल के प्राइसेस जो है वो स्टेबल रहे हैं, राइट, फेयर प्राइसेस जो है वो फ्यूल के रहे हैं। और इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। आयुष्मान भारत स्कीम बताइए जरा मुझे कि आयुष्मान भारत स्कीम के थ्रू एक व्यक्ति को कितना बेनिफिट मिलता है, एक व्यक्ति को कितने रुपए का बेनिफिट मिलता है बताइए। एक साल में एक व्यक्ति को कितने रुपए का बेनिफिट मिलता है? गलत जवाब। एक फैमिली को बेनिफिट मिलता है, एक व्यक्ति को नहीं मिलता है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ये इस दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये, और इसमें एक व्यक्ति को नहीं, एक फैमिली को मिलता है 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर। और ये बेनिफिट क्या सभी हेल्थ केयर सर्विसेज में प्रोवाइड किया जाता है? क्या सभी हेल्थ केयर सर्विसेज में प्रोवाइड किया जाता है ये बेनिफिट? नहीं, सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी केयर, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए ये 5 लाख रुपए सरकार प्रोवाइड कराती है। इसमें 50 करोड़ लोगों से भी ज्यादा को इसमें बेनिफिट मिलेगा। क्या सभी पूरे इंडियंस के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है क्या? क्या ये स्कीम पूरे इंडियंस के लिए एप्लीकेबल है क्या? नहीं, सिर्फ गरीब लोगों के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है। अच्छा, क्या इसमें डे वन से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर होती है क्या? क्या इसमें डे वन से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर होती है क्या? प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यस, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी कि जिस व्यक्ति को पहले से बीमारी है वो डे वन से जो है वो कवर्ड होती है। इसकी नोडल एजेंसी का नाम बता दीजिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसकी नोडल एजेंसी हम लोग को देखने को मिलती है। ये स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राइट, और उसमें कुछ सेंट्रल सेक्टर के कंपोनेंट्स हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्या इसमें दवाइयों की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है? जी बिल्कुल, इसमें दवाइयों की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, सभी चीज की कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और बताइए क्या है इस स्कीम के अंदर? पब्लिक हॉस्पिटल को जितना पैसा रीइंबर्समेंट के तौर पर मिलता है उतना ही अमाउंट प्राइवेट हॉस्पिटल को भी मिलेगा, राइट, सेम अमाउंट। कोई पक्षपात नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्यादा दे रहे हैं, पब्लिक हॉस्पिटल को ज्यादा दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज, और लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के थ्रू भी ये पता लगाया आया है सामने कि जिन भी स्टेट्स ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर आयुष्मान भारत स्कीम को लागू किया था, तो उन स्टेट्स के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस के हम लोग को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में एक तो अवेयरनेस भी बढ़ी, हेल्थ इंश्योरेंस में एनरोलमेंट्स भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए, राइट। तो ये सब फायदे इसके हम लोग को देखने को मिले। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहां पर है गाइस? बताइए मुझे जरा, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहां पर है बताइए। साउथ एशियन विश्वविद्यालय कहां पर है?
इसको सार्क कंट्री स्पॉन्सर करती है, 2010 में स्टैब्लिश हुई थी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया में है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है। इस इकोनॉमिक रिकवरी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो ये है जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर ग्रो करते हैं, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर ग्रो नहीं करते हैं, तो ये होता है के शेप। जैसे के जो बना रहता है के, तो कुछ सेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, कुछ सेक्टर नीचे की तरफ जो है वो जा रहा है, राइट। तो ये चीज है, के शेप्ड रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नहीं, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर नहीं कहोगे आप, वो अलग है, सेक्टर में आप बोलोगे। ये सेक्टर स्पेसिफिक होता है। ये जैसे कि इसमें जो डिफरेंशिएशन जो दिखाया गया ना, जो आपने ये टॉपिक को पढ़ा होगा डिटेल में, और इसमें जो डिफरेंशिएशन जो दिखाया हुआ है, तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये किस टाइप का डिफरेंशिएशन मैं आपको समझाता हूं कि एक सेक्टर स्पेसिफिक, राइट। जैसे कि अगर हाउस होल्ड की बात करें तो उसमें रिच रिच हाउस होल्ड को यहाँ पर रख दिया, यानी कि पिरामिड में जो टॉप है, तो एक मतलब वो दिखाया है इन्होंने, डिफरेंस दिखाया हुआ है। बट ये सेक्टर स्पेसिफिक होता है। कैसे? अब रिच लोग जो है उनका कंजम्पशन अलग टाइप का होता है, पुअर का कंजम्पशन अलग हम लोग को देखने को मिलता है कि नहीं। जैसे इसमें सेविंग्स, इसमें मेनली जो बताया गया था वो सेविंग्स के बारे में बताया गया था कि रिच मेनली फोकस करते हैं सेविंग्स के ऊपर, और पुअर की अगर हम बात करें तो एक बहुत बढ़िया सी लाइन थी कि वो एक्सपेंडिचर के ऊपर उनका हमें देखने को मिलता है। याद आ रही है बातें? तो बहुत अच्छे से आपको इस टॉपिक को समझ, इस पे कोई डाउट है क्या आपको? क्योंकि देखो गाइस, ये जो लाइव रिवीजन क्लास जो चलती है, रिवीजन कम डाउट सेशन आप कह सकते हैं उसको, कि पूरे करंट अफेयर्स को क्विकली हम लोग समराइज करते हैं। और ये तो 3 दिन के करंट अफेयर्स है, दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग सम टाइम, बट ये हार्डली अपन 15 मिनट 20 मिनट में ये पूरे करंट अफेयर्स को समराइज कर लेंगे। तो ये दो तरीके से आपको फायदा करेगा। एक तो क्विक रिवीजन करेगा, और आपको अगर क्विकली करंट अफेयर्स को देखना है तो आप देख सकते हो। और बाकी अगर आपको अगर डिटेल में हर एक करंट अफेयर्स चाहिए तो उसके लिए तो अपन एक अलग सेपरेट वीडियो जो है वो बनाते हैं डिटेल में करंट अफेयर्स के। तो इसके फायदे बहुत है क्विक रिवीजन के लिए। अच्छा, ये वाला वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूं क्या, क्विक रिवीजन वाला? अगर आप लोग बोलोगे तो करेंगे, वरना फिर रहने देंगे, कि जिसको आप बाद में स्क्रॉल कर सकते हो। तो इसमें रिवीजन, क्विक करंट अफेयर्स रिवीजन करके कर देंगे। बट देखो यार, फिर इसमें एक चीज रहेगी, मुझे कई बार स्टूडेंट जो है बोलते हैं कि सर अब आप डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हो। अब वो उनको ये नहीं पता कि 2 वीडियोज आ रहे हैं, तो अपन कर देंगे अभी। देखो गाइज, आप जो भी लोग सुन रहे हो, अगर यूट्यूब पे सुन रहे हो तो एक काम करना, नीचे डिस्क्रिप्शन पे देख लेना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पर पूरी डिटेल्स दी जाती है, और हर एक टॉपिक जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये हर एक टॉपिक का स्पेसिफिक डिटेल वीडियो ऑलरेडी दिया जाता है। ये बेसिकली लाइव सेशन होता है हमारे पेड उनके लिए, ग्रुप के लिए, कि जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। नहीं तो फिर चलो देखते हैं। अगर यूट्यूब पर गाइस ये वाले वीडियो को जो भी आप सुन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस तरीके का वीडियो रिवीजन के लिए आपको देना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सभी लोग। तो फिर इस तरीके का वीडियो एक और देंगे। ये एक्स्ट्रा है, मतलब वो तो आएगा ही आएगा डिटेल वीडियो, ये एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा वीडियो भी आपको आपको मिलेगा। इसमें क्या रहता है कि हमारे जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके जो भी डाउट्स आते हैं वो यहाँ पर लाइव क्लियर करता हूं मैं। और साथ ही साथ एक क्विक रिवीजन मोड ये तैयार किया गया आपके लिए। ठीक है, करेंगे करेंगे शिखा जी, करेंगे। बट देखेंगे, अगर स्टूडेंट्स अगर बोलते हैं कि हाँ करना चाहिए यूट्यूब पर, अगर सब मतलब वहां पे कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे तो अपन डेफिनेटली करेंगे। चलिए, अब ये वाला टॉपिक की जो है वो बात करते हैं। अब देखो क्या हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, कि आपको पता होगा कि हमने IWG के बारे में बात करी थी, एक ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। याद आ रहा है? एक इंटरनल पैनल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बनाई गई थी, कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था, जिस पैनल ने रिकमेंडेशन दिए थे कि इंडस्ट्रियलिस्ट को अलाउ करो कि वो भी, उनको भी बैंकिंग लाइसेंस प्रोवाइड कराओ, वो भी अपना बैंक जो है वो खोल सकें। बट रघुराम राजन जी, जो फॉर्मर RBI के गवर्नर हम लोग को देखने को मिलते हैं, उन्होंने क्लियरली ये वाली बात जो है वो कह दी है। और वीरल आचार्य जी ने भी क्लियरली ये बात जो है वो कह दी है कि भैया इसके चक्कर में मत पड़ो, ये बहुत गलत चीज है, इसमें उलझ जाओगे, इसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो फायदा उठा ले जाएंगे, और इंडिया के जो लोग हैं उनका जो ट्रस्ट है बैंकिंग सिस्टम से वो हट जाएगा, मिट जाएगा। ये बहुत बढ़िया टर्म इन्होंने यूज किया था, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। बहुत अच्छा टर्म है ये। छोटे छोटे व्यय में किफायत करना और बड़ी रकम उड़ाना, एक ऐसा ही स्टेटमेंट जनरली दिया जाता है, कोट दिया जाता है, ये कोट है एक प्रकार का, राइट। तो इसमें आपको कोई डाउट था क्या किसी प्रकार का? कोई भी डाउट इस टॉपिक के अंदर? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि इसमें क्लियरली हमें देखने को मिला है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को अब अलाउ नहीं किया जा रहा है कि वो बैंकिंग सिस्टम में आ सकेंगे, क्योंकि वो अगर आ गए तो वो सिर्फ अपने प्रॉफिट की सोचेंगे, राइट। तो ये चीज हुई है। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है कनेक्टेड लेंडिंग का, संबंध ऋण का। कनेक्टेड लेंडिंग तो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें देखो क्या होता है, एक व्यक्ति
उसने बैंक से लोन लिया, अब उसकी जुगाड़ दुगाड़ है बैंक के मैनेजर के साथ, अब उसने लोन चुकाया नहीं, फिर उसने पेंडिंग लोन को चुकाने के लिए एक नया लोन लिया और पेंडिंग लोन को फिनिश कर दिया। मतलब कि चीज हो कैसे रही है, एक लोन ले रहे हो, उसको चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहे हो, फिर दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन ले रहे हो। तो इसमें क्या हो रहा है, एक व्यक्ति की बैलेंस शीट भी क्लियर होती जा रही है और बैंक की भी बैलेंस शीट क्लियर होती जा रही है। तो ये घोटाला है बहुत बड़ा, और ये आज भी चलता है। ये काफी सारी बैंक्स में ऑलरेडी ये घोटाला जो है वो हुआ है, कनेक्टेड लैंडिंग के एग्जांपल्स ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि भाई आपके जो अभी सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स है पहले उसको रिजॉल्व करो, उसके बाद फिर जो है वो आप नए रिफॉर्म्स जो है वो लेकर आना। अभी अभी से मत सोचो इंडस्ट्रियलिस्ट को शामिल करने की सिस्टम के अंदर, राइट, बैंकिंग लाइसेंस प्रोवाइड कराने की, नहीं तो फिर बड़ा घोटाला होगा। वो तो सिर्फ अपने सर इंडस्ट्रीज को क्यों अलाउ किया जा रहा था, नहीं देखो वो इसलिए स्कोप बढ़ाने के लिए, यानी कि और बढ़ाने के लिए, हमारे बैंकिंग सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए, कंपटीशन इंक्रीज करने के लिए, तो ये किया जा रहा था। तो ये पर्पस था मेनली, कि अगर इंडस्ट्रीज वगैरह आएंगी तो देखो आज की डेट में क्या है, बैंकिंग सिस्टम अनहेल्दी हो गया एनपीए के कारण, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के कारण। क्लियर कि नहीं, ये बात सभी को पता है ना कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो हम लोग को देखने को मिलती है उसके कारण बैंकिंग सिस्टम में दिक्कतें आ गई है ना। तो जब बैंकिंग सिस्टम में दिक्कतें आ गई, ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, तो दे वांटेड कि कोई कैपिटलिस्ट आए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आए, वो उसमें पैसा लगाए। अब बात समझे कि क्यों उसको अलाउ किया जा रहा था, यानी कि क्यों अलाउ नहीं, मतलब रिकमेंड किया गया था कि ऐसा कुछ कर लो जिससे कि एक स्टेबिलिटी जो है वो बैंकिंग सिस्टम में आए। बट फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और डिप्यूटी गवर्नर का ये राय है, और ये बिल्कुल करेक्ट राय है, कि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट कूद जाएंगे तो वो तो सिर्फ अपने प्रॉफिट की सोचेंगे, और पब्लिक का पैसा जो है वो अपने यूज के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए जो है वो लगाएंगे, तो बड़ी गड़बड़ जो है वो हो सकेगी, है ना। तो ये चीज है। अब क्लियर हो गया दरक्षा जी, वेरी गुड। अब देखिए ये स्पेस डेब्रिस, स्पेस पे मलबा जो हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, कितना नुकसान जो है वो क्रिएट कर सकता है ये मलबा। 28,000 से भी ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मलबा घूमता है, और ये दूसरी स्पेस सैटेलाइट्स वगैरह को जो है वो डैमेज कर सकता है, इवन हमारे आने वाले समय के मिशन को भी डैमेज कर सकता है। तो बहुत कचरा भी है स्पेस में, इस कचरे को खत्म करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, हम इस कचरे को मॉनिटर करने के लिए हमने कौन सा सेंटर ओपन किया, और वो कहां पर है सेंटर, कोई मुझे बता सकता है उस सेंटर का नाम। कि हमने ये जो कचरा जो हम लोग को स्पेस में देखने को मिल रहा है, स्पेस का जो मलबा है, स्पेस डेब्रिस है, स्पेस जंक है, तो इसको इसको मॉनिटर करने के लिए या फिर ये कचरा हमारी सैटेलाइट से टकरा ना जाए उसको देखने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए हमने कौन सी सेंटर ओपन किया है। नेत्र, नेत्र आप ध्यान में रखना, नहीं मिशन शक्ति तो इट्स वो है, ये तो मिसाइल हम लोग को देखने को मिल रही है, वेपन है। हमने नेत्र ओपन किया है, नेत्र, याद आ रही है बातें, नेत्र, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नेत्र, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, दिस इज नेत्र। ये कहां पर है, बेंगलुरु में हम लोग को देखने को मिलता है। और नेत्र का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हमारे जो स्पेस के जो एसेट्स हैं, यानी कि हमारी जो सैटेलाइट्स हैं, उनको मॉनिटर करना है कि कोई उससे आके टकरा तो नहीं रहा है, राइट, पहले ही इंफॉर्मेशन दे देना, पहले ही प्रिडिक्ट कर देना। और सिर्फ रशिया, यूएसए और यूरोप के पास ही ऐसी फैसिलिटी है जो कि ट्रैक कर सके स्पेस के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये स्पेस जंग का टॉपिक था। अब पैसिफी है, पैसिफेई या पैसिफी है। तो ये जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये है क्या एग्जैक्टली, तो ये एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में दूर दराज की जो स्टार्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, सिंपल सा तरीका, मिलियन ईयर्स, लाइट ईयर्स अवे जो स्टार्स हम लोग को नजर आते हैं, तारे हम लोग को नजर आते हैं, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए ये मिशन है या प्रोजेक्ट है, पोलार एरियाज स्टेलर इमेजिंग या इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट। तो ये इसका फुल फॉर्म है। ये स्काई सर्विंग प्रोजेक्ट है, स्काई का सर्वे करने का प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। पोलराइजेशन क्या होता है, ध्रुवीकरण क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी है लाइट की, राइट, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि जो लाइट जहां से ऑसिलेट कर रही है, यानी कि जहां से चेंज हो रही है, तो वो उस जगह का पता लगाकर जो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन कहां पर है, उस चीज को पता लगाना। तो ये पोलराइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है। पोलराइजेशन में किसी को कोई डाउट आया था, बहुत सिंपल सी चीज है। आप तो बस ये ध्यान में रखो कि पैसिफे जो प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, कि मिलियन ऑफ लाइट ईयर्स दूर, मिलियन लाइट ईयर्स दूर जो स्टार्स हैं उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने के लिए ये प्रोजेक्ट है, राइट। तो मेन फोकस इसका यही है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। पोलराइजेशन,
देखो सिंपल सी चीज है पोलराइजेशन के अंदर। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी समझाया था, मेरे ख्याल से शायद उस समय ध्यान नहीं दिया होगा, तो ये कंफ्यूजन आ रहा है, इसलिए कहा था कि उस समय बहुत ध्यान से सुनो ये टॉपिक। पोलराइजेशन का सिंपल मतलब ये है कि आप लेजर लाइट जानते हो, आप लेजर लाइट क्या होती है? आपने कभी चलाई है लेजर लाइट? या फिर स्नाइपर्स को देखा है आपने, जो शूट करते हैं, गोली मारते हैं स्नाइपर्स, उनकी बंदूक में आपने देखा होगा एक लेजर लाइट लगी रहती है निशाना लगाने के लिए। देखिए ना ये वाली बात। अब आप लेजर लाइट को देखकर पता लगा सकते हो कि वो कहां से आ रही है। आप लेजर लाइट को सिर्फ लाइट देखो, आप पता लगा सकते हो कि वो लेजर लाइट कौन छोड़ रहा है। पता लगा सकते हैं हम, सामने वाले व्यक्ति जो भी बंदूक लेकर बैठा है, जिसने वो लेजर लाइट पर निशाना ताना है, तो भाई आप अगर कहीं से भी देखोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि यार ये पॉइंटर यहां पर है, और ये इसके जस्ट अपोजिट या पैरेलल पे कोई व्यक्ति बैठा होगा जो निशाना तान के बैठा होगा। मैहूना पिक्चर देखी आप लोगों ने? मैहूना, उसमें देखा हुआ थिएटर के बाहर, वहां पे शाहरुख खान बचाता है उसको, क्या नाम है उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो चश्मे वाला लड़का नहीं होता, उसको बचा लेता है, उसके सर पर वो आती है, क्या बोलते हैं, लेजर आती है। याद आई ये वाली बातें? थिएटर के बाहर वाला सीन याद है कि नहीं है? हाँ बेटा, पिक्चरें याद रहती हैं, और किताब में पढ़ा हुआ हिस्ट्री की कोई चीज याद नहीं रहती है। हाँ, रिक्शा वाला देखो, ये रिक्शा वाला भी सीन याद आ गया, बहुत ही सही। भैया पढ़ाई भी ऐसे पिक्चर की तरह देखा करो। चलो एनीवेज, तो पता लग जाता है ना शाहरुख खान को दूर से देख करके, अरे यार लेजर तो यहां से आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पता कैसे लग रहा है? आप लाइट का पता लगा सकते हो कब? जब वो एक ही मीडियम में है। बट जब जब अगर वो दूसरे मीडियम में, आपने देखा है साइंस की किताब में, या फिर आपको एक चीज पता है कि अगर आप पानी के ग्लास से लाइट को गुजारोगे तो वो शिफ्ट हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, उसका पाथ चेंज हो जाता है। ये वाली बात पता है ना सभी को? बताओ दरक्षा जी, आपका डाउट था कि पानी में अगर आप लेजर को मारोगे तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, लाइट को मारोगे तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? रिफ्रैक्शन, आपको पता होगा इसके बारे में, है ना? तो अब जब ये डायरेक्शन, अब इमेजिन करो तारा। अब तारे की लाइट मिलियन लाइट ईयर्स से जो है वो आ रही है, हम तक पहुंच रही है, और हम उस तारे को जो देखेंगे, लाइट को देखते हो, यानी कि लाइट को ऑब्जर्व करते हो, उस तारे की अगर लोकेशन हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे, तो क्या आप खुद मुझे बताओ, क्या वो सही लोकेशन होगी कि गलत होगी? क्या वो सही लोकेशन होगी कि गलत होगी? हम लाइट को अगर सिर्फ स्ट्रेट देखेंगे तो वो स्ट्रेट तो होगी नहीं। वो क्योंकि हमें पता है, एक हम साइंस के स्टूडेंट है, हमें पता है कि वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर दिख रही है, जो वो फेक इमेज दिखा रही है। जो हम जो इमेज स्ट्रेट डायरेक्शन में देख रहे हैं आसमान में, जैसे कि हम लोग आसमान में जो तारे को देखते हैं ना स्ट्रेट, वो एक्चुअली में स्ट्रेट नहीं होता है, उसकी लोकेशन कहीं और होती है। तो ये वाली बात भी आपको पता होगी, है कि नहीं? तो पोलराइजेशन यही टेक्निक है कि वो लाइट कहां से बदली, कहां से चेंज हुई, कहां से ऑसिलेट किया उस लाइट ने, उस जगह का पता लगाना, और उस जगह के माध्यम से एक्चुअल जो स्टार कहां पर है उसका पता लगाना। अब क्लियर, सिंपल से तरीके से? तो भैया ये सब चीजें जो होती हैं एग्जाम में आती हैं। ये पैसिफे प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पोलराइजेशन क्या है ना? तो ये ध्यान में रखो। अब मनरेगा में 10,000 करोड़ रुपए डाल दिए गए हैं। मनरेगा के फंड जो है वो खत्म हो गए थे, तो 10,000 करोड़ रुपए डाल दिया गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कौन से साल का ये कानून है, कौन से ईयर का? तो याद रखना 2005। और मिनिमम कितने डेज की गारंटी प्रोवाइड कराता है मनरेगा? जल्दी जल्दी बताओ भैया। 100 डेज की गारंटी जो है वो प्रोवाइड कराता है मिनिमम, राइट? और किस प्रकार की जॉब प्रोवाइड की जाती है? अनस्किल्ड लेबर जैसी जॉब प्रोवाइड की जाती है। और गांव क्षेत्रों में जैसे ड्यूरेबल एसेट्स हैं, कुआं बना दिया, रोड बना दी, नहर बना दी, तो ये सब काम जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति जो है वो, उसको अगर इस जॉब में आना है तो वो एप्लीकेशन किसको देगा? यानी कि उसको मनरेगा के तहत रजिस्टर होना है तो वो एप्लीकेशन किसको देगा? बताइए जरा। एक व्यक्ति अगर 18 साल से ज्यादा की उम्र का, उसे मनरेगा में आना है, शामिल होना है, तो बिल्कुल सही जवाब, एप्लीकेशन ग्राम पंचायत को देगा। और ग्राम पंचायत ही एक ऐसी बॉडी होती है जो प्रायोरिटी भी सेट करती है कि किस कार्य को जो है वो कब करना है, कैसे करना है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और जैसे उस व्यक्ति ने अपनी एप्लीकेशन दी, 15 दिन के अंदर अंदर उसका काम जो है वो शुरू हो जाएगा। या फिर अगर काम शुरू भी नहीं होता है तो उसको तो ये श्योर है कि एक साल में मिनिमम 100 दिन की पेमेंट, भले ही काम मिले या ना मिले, 100 दिन की पेमेंट तो उसको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज है। तो आई डोंट थिंक कि मनरेगा वाले टॉपिक में किसी को कोई डाउट आया होगा। एंड बाकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया था। ड्राफ्ट हमारे लिए काम का नहीं होता, बट बहुत शानदार चीज है ये। जेनेटिकली इंजीनियर, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में आप सभी लोग को पता ही है कि किस प्रकार से साइंटिस्ट, रिसर्चर लेबोरेटरीज के अंदर बैठकर
एक पर्टिकुलर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट जो है उसको उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, उसके फीचर्स को चेंज कर देते हैं, और फिर वो जो नया प्रोडक्ट बनेगा तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होगा या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। तो अब इस प्रकार के फूड प्रोडक्ट को एफएसएसएआई जो है वो बैन करना चाहती है कि ऐसे जो अनऑथोराइज फूड प्रोडक्ट जो है वो नहीं बिकने चाहिए मार्केट में, उसको रेगुलेट करने के लिए एक रूल्स लेकर आ रही है एफएसएसएआई। किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा इस प्रकार के जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स को सेल करने में या फिर फूड प्रोसेसिंग में भी कहीं पर भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन प्रोडक्ट का उपयोग नहीं करना है। तो ये चीज हमें देखने को मिली। और अगर किसी फूड प्रोडक्ट में जो अलाउड या अप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की कंटेंट है तो उसमें लेबलिंग करनी है, उसमें दिखाना है कि भैया ये प्रोडक्ट है, इसमें इस प्रोडक्ट में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जो प्रोडक्ट जो डाला गया है उसमें चेंजेस आए, उसके जीन्स में चेंज किए गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जैसे बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है हमारा, तो ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन के माध्यम से जो है वो बनाया गया है। और बहुत फायदे हैं ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक के, बहुत फायदे हैं मेडिकल रिसर्च में, बायोलॉजिकल रिसर्च में, मेडिसिन को एक्सपेरिमेंट करने में, है ना, बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करने में, तो ये सब चीजें। ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है? तो सिंपल सी चीज, जो बॉन्ड्स हम लोग को देखने को मिलता है जो कंपनी जारी करती है, और वो जो बॉन्ड है अगर वो किस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी पैसा उठा रही है, किसी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए, राइट, अगर कंपनी पैसा उठाती है और उस प्रोजेक्ट पर काम करती है और उस पैसा उठाने के लिए वो जो बॉन्ड जारी करती है तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन बॉन्ड। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 650 मिलियन यूएस डॉलर की ग्रीन बॉन्ड जो है वो लिस्ट किए हैं इंडिया आईएनएक्स में और लक्स एसई में, है ना, दो जगह पर किए हैं। तो ये चीज है। और ग्रीन बॉन्ड के बारे में आपको मैंने बता ही दिया अभी, सिर्फ बेसिक सी चीज, बस यही आपको ध्यान में रखनी है, राइट। ब्लू बॉन्ड क्या होता है और क्लाइमेट बॉन्ड क्या होता है? तो सिंपल सी चीज देखो, ग्रीन बॉन्ड जो है, सभी ग्रीन बॉन्ड क्या ब्लू बॉन्ड हो सकते हैं? सभी ग्रीन बॉन्ड क्या ब्लू बॉन्ड हो सकते हैं? बताइए जरा, फटाफट बताओ। सभी ग्रीन बॉन्ड क्या ब्लू बॉन्ड हो सकते हैं? नहीं। ब्लू बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है कि जिसमें जो एक कंपनी अगर वो बॉन्ड जारी कर रही है तो वो सिर्फ ओशियन या उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट पर ही बॉन्ड जारी करती है, यानी कि उसको कंजर्व करने से रिलेटेड प्रोजेक्ट पर ही काम जारी करती है उस बॉन्ड को, राइट। बट ग्रीन बॉन्ड जो होता है वो कोई भी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट, अगर जैसे कंपनी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है तो वो ग्रीन बॉन्ड है। बट अगर कोई कंपनी जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल ओशियन से पोल्यूशन हटा रही है तो वो ब्लू बॉन्ड, उसके लिए अगर वो पैसा इकट्ठा करेगी, रेस करेगी, तो वो ब्लू बॉन्ड जो है वो कहलाएगा, है ना। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस टॉपिक को। जिस जिस भी स्टूडेंट को इस टॉपिक की जानकारी नहीं है, यूट्यूब पर देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर देख लेना, पूरा मैं टॉपिक्स की लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसको अच्छे से देख लो। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। और रेगुलर बेसिस पर आप फ्री टेस्ट भी आपको दिए जा रहे हैं जनरल स्टडीज के। और क्लाइमेट चेंज वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, या क्लाइमेट बॉन्ड कौन सा होता है? कि ऐसा बॉन्ड जो कि क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को रिड्यूस करने पर काम करे, यानी कि ग्रीन हाउस जो स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करने पर काम करे। जैसे कि एक कंपनी है, उस कंपनी ने क्या कर दिया, उस कंपनी ने एक मैं मान लेता हूं कि एक फिल्टर बना दिया जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो स्टोर करके रखता है, फिल्टर, राइट, हवा को जो है वो ठीक करता है, जैसे एयर फिल्टर होते हैं ना वैसे ही, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रोक रहा है वो फिल्टर, राइट, उसको कैप्चर कर रहा है। तो ऐसी जो कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगी वो कौन से और उसके लिए अगर वो बॉन्ड जारी करेगी कैपिटल को रेज करने के लिए, तो दैट बॉन्ड विल बी कॉल्ड क्लाइमेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। किसी को कोई डाउट लाइव सेशन के दौरान, अगर डाउट है तो पूछ लो, अगर नहीं है तो वेरी गुड, यू आर गोइंग गुड। अच्छा, ये इस टाइप का सेशन आपको कैसा लग रहा है अब? क्योंकि आई थॉट वेरी डीपली कि क्योंकि आपका एक तो रिवीजन भी में भी बड़ी दिक्कत चल रही थी, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, रिवीजन आपका जो है वो प्रॉपर मैं करवा नहीं पा रहा था, तो मुझे बड़ा वो लग रहा था कि यार कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाऊं कि जिसमें आपका रिवीजन भी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक समराइज भी हो प्रॉपर, जैसे 15-20 मिनट में लेक्चर फिनिश हुआ। ये लेक्चर तो 3 दिन का था, तो इसलिए इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग अपन ने कर लिया, बट फटाफट जो है वो सेशन भी फिनिश होगा, एक रिवीजन भी हो जाएगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो लाइव सेशन के दौरान मैं ले लूंगा। एंड जिन भी स्टूडेंट्स को ये लाइव सेशन को ज्वाइन करना है, तो हमारा ये पेड बैच चलता है जिसमें आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो 9713282838 स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। अर्पिता जी ने बोला कल का टेस्ट बहुत खराब गया। अर्पिता जी, मैं तो चाहता ही हूं कि टेस्ट आप लोग के खराब जाए, कि जिससे कि आप और मेहनत करें, नेक्स्ट डे और मेहनत करें, नेक्स्ट डे और मेहनत करें। एंड ट्रस्ट मी, एग्जाम से 2 महीने पहले आप इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हैंडल करने की हैबिट बना लोगे कि आपको मजा आ जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब टेस्ट दें तो उसमें हमारी गलती निकले,
तो उससे क्या रहेगा, हम अपनी गलती पहचानेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी, अरे दरक्षा जी कल आपने ज्वाइन तो किया था यार, मैं कह रहा हूं जितनी भी गलतियां आप लोगों की गाइस, वो अभी पहचान लो, कि जिससे कि एग्जाम में गलती करने का आपको मौका ही ना दिया जाए, कर ही ना पाओ। तो ये है प्रैक्टिस, तो रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करो। और अगर अभी तो 10 दिन का हमने फ्री सेशन रखा है, अगर आप बोलोगे तो फिर रेगुलर रखेंगे पूरा, मंडे टू सैटरडे डेली। अगर आप बोलोगे तो, आपकी इच्छा होगी तो रेगुलर रखेंगे वो सेशन को, टेलीग्राम पर जो चलता है हमारा। सपोर्ट करो, शेयर वेयर किया करो यार, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि यार काफी सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो फिर मैं साइन ऑफ कर रहा हूं, और आपके न्यूज़पेपर अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएंगे आपकी ड्राइव पर। और करो फिर, मिलते हैं अपन कल, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।